बीबीसी दुनिया में आज देखिए, चीन ने मचाई दुनिया के बाजारों में हलचल। चीन के एआई चैटबॉट डीप सीक के आने से अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़ी टेक कंपनियों के स्टॉक्स में गिरावट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमारी कंपनियों को जीतनी होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। आखिर कैसा है चीन का ये ऐप, क्यों बाकी एआई मॉडल से ये अलग है, दिखाएंगे कवर स्टोरी में। लेकिन पहले हेडलाइंस। इजराइल और हमास में संघर्ष विराम का दिखने लगा असर। उत्तरी गजा की ओर लौटने लगे जंग की वजह से 15 महीनों से विस्थापित लाखों फलस्तीनी। लेकिन घर लौटकर भी क्यों बेघर हैं कई परिवार, दिखाएंगे खास रिपोर्ट। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में विद्रोहियों और सेना के बीच भीषण संघर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, घायलों से भरे गोमा शहर के अस्पताल। राहत एजेंसियों के मुताबिक सड़कों पर पड़ी है कई लाशें। कुछ इलाकों पर फिर से कब्जा करने के लिए कॉन्गो की सेना पर हमले कर रहे हैं रवांडा समर्थित विद्रोही। पाकिस्तान की संसद ने दी सोशल मीडिया पर कंट्रोल करने वाले विधेयक को मंजूरी। ऑनलाइन फेक न्यूज फैलाना बनेगा अपराध। साथ ही इंटरनेट पर पाबंदियों का पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री पर पड़ रहा है कैसा असर, दिखाएंगे खास रिपोर्ट। चीन ने अमेरिका के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है, इस बार तकनीक की दुनिया में। यूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के मामले में काफी वक्त से अमेरिका का बोलबाला रहा है, पर चीन के एक एआई चैटबॉट ने अमेरिकी बाजार में खलबली मचा दी है। क्या भविष्य में इस चैटबॉट के सहारे चीन एआई के क्षेत्र में अमेरिका के दबदबे को खत्म कर देगा? इसको लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं। चीन के इस चैटबॉट डीप सीक में ऐसा क्या है, इसी की बात कवर स्टोरी में। चीन के एक सस्ते एआई चैटबॉट डीप सीक के रिलीज होने के बाद शेयर बाजारों में उठापटक जारी है। टेक कंपनियों के स्टॉक्स में लगातार दूसरे दिन भी गिरावट देखी गई। डीप सीक एक ऐसा चैटबॉट है जिससे आप सवाल पूछ सकते हैं और ये तुरंत इंटरनेट पर मौजूद जानकारियों के आधार पर अपनी समझ से उन सवालों का जवाब भी दे सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि यह बेहद कम लागत में तैयार हुआ है। इसे तैयार करने में $60 लाख का ही खर्च आया, जो इसी तरह की बाकी सर्विसेज के मुकाबले बहुत कम है। डीप सीक अमेरिका में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। इसे अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों की चैटबॉट की तुलना में कम पावरफुल कंप्यूटर्स पर भी रन किया जा सकता है, जबकि बाकी कंपनियों के एआई मॉडल्स महंगे कंप्यूटर चिप इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसमें कुछ कमियां भी हैं और जानकारी दे रही हैं इस पर बीबीसी की टेक्नोलॉजी एडिटर जोई क्लाइनमैन। डीप सीक सवालों का तुरंत जवाब देता है। हालांकि अभी इस पर काफी लोड पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग इसे आजमा रहे हैं। लेकिन अगर इससे चीन में ब्लॉक की गई जानकारियों पर सवाल पूछे जाएं, तो ये खुद को सेंसर भी करता है। एक सवाल था कि तियानमेन स्क्वायर में क्या हुआ था। इसने जवाब दिया था, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, मैं एआई असिस्टेंट हूँ और मुझे ऐसे जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है जो दूसरों के काम आए और नुकसान न पहुँचाए। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि ये टेक इंडस्ट्री के लिए वेकअप कॉल यानी जागने का वक्त है। लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन की एआई इंडस्ट्री में हो रहा डेवलपमेंट अमेरिका के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, मगर उन्होंने अमेरिका की टेक इंडस्ट्री को एक संकेत भी दिया। The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win, because we have the greatest scientists in the world. Even Chinese leadership told me that. They said you have the most brilliant scientists in the world in Seattle and various places, but Silicon Valley, they said. इससे पहले अमेरिका के शेयर बाजार पर भी डीप सीक का असर देखा गया। सोमवार को अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों के शेयर में अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिली। वॉल स्ट्रीट में चिप मेकर कंपनी एनवीडिया की $600 अरब से अधिक की मार्केट वैल्यू घट गई। पिछले कुछ सालों में माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट और अमेजॉन ने एनवीडिया के एआई सिस्टम पर बहुत ज्यादा खर्च किया है। लेकिन डीप सीक के आने के बाद निवेशकों के जहन में अब यह सवाल उठ रहा है कि ये जो खर्च किया गया, क्या वो जायज था? इस पर और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता मिशेल फ्लरी। एनवीडिया लंबे समय से एआई इंडस्ट्री की पसंद रहा है। निवेशकों ने अमेरिका की एआई क्रांति की उम्मीद में इसके स्टॉक्स पर दाव लगाया था, जिससे एनवीडिया $1 ट्रिलियन क्लब में शामिल होने वाली इकलौती कंपनी बन गई। सोमवार को इस बात पर फिर से सवाल उठे कि एआई की रेस में अमेरिका का दबदबा है भी या नहीं। निवेशकों को चिंता है कि इससे एआई हार्डवेयर की मांग कम हो जाएगी। एनवीडिया इससे सहमत नहीं है। ये सब तब हो रहा है जब एक हफ्ते के अंदर एआई पर भारी भरकम निवेश करने वाली माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों को अपनी कमाई की रिपोर्ट निवेशकों के सामने रखनी है।
और अब बात गजा की, जहां लगातार दूसरे दिन भी फलस्तीनी लोगों का उत्तरी गजा में अपने घरों की ओर लौटने का सिलसिला जारी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में करीब 5 लाख से ज्यादा लोग वापस आ जाएंगे। हमास ने जानकारी दी कि सोमवार को लगभग 3 लाख लोग अपने घर लौट चुके हैं। इसराइल और हमास के बीच 6 और बंधकों को रिहा करने के समझौते के बाद ये वापसी मुमकिन हो पाई है। इन 6 बंधकों में से आरबेल यहूद समेत 2 और बंधकों को हमास अब गुरुवार को रिहा करेगा। इसके बाद शनिवार को फिर 3 और बंधकों की रिहाई होगी। लेकिन इजरायली सरकार ने सोमवार को पुष्टि की है कि संघर्ष विराम के पहले चरण में जिन 8 बंधकों की रिहाई की उम्मीद जताई जा रही थी, उनकी मौत हो चुकी है। और 15 महीनों तक चली जंग के बाद गजा का ज्यादातर हिस्सा अब मलबे में तब्दील हो चुका है। जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने में जुटे गजा के लोगों के लिए क्या मदद मिल रही है, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता निक बीक। At least 600 trucks are supposed to be coming into Gaza. अंदाजा है कि हर दिन गजा में कम से कम 600 ट्रक दाखिल हो रहे हैं। एक हफ्ता पहले युद्ध विराम लागू होने के कुछ ही घंटों बाद से हर रोज करीब 900 ट्रक आने लगे थे, मगर शुक्रवार तक ये संख्या घटकर 300 रह गई। फिलहाल वजह तो नहीं पता, लेकिन संस्थाओं का कहना है कि वो इमरजेंसी शेल्टर जैसी चीजें ला रही हैं जो काफी अहम है, जैसे कि टेंट्स। यहाँ इनकी बहुत जरूरत है क्योंकि लोग भले ही अपने घरों तक पहुंच गए हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वहाँ उनके मकान ही मौजूद नहीं हैं। If you put it like that, but their houses aren't there. इस्राएली हमले शुरू होने के बाद दक्षिणी गजा की ओर गए ज्यादातर फलस्तीनी पैदल ही अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, मगर उत्तरी गजा लौटने पर उन्हें क्या मिला, देखिए यरूशलेम से बीबीसी संवाददाता लूसी विलियमसन की रिपोर्ट। 15 महीनों में गजा के लोगों ने सब कुछ खो दिया, मगर वो जहां भी गए एक चीज हमेशा उनके साथ रही, घर लौटने का ख्याल। सोमवार को घर जाने का रास्ता फिर से खुला और लोग निकल पड़े। जंग ने गजा के लोगों को खाना बदोश बना दिया, मगर वो हमेशा इस सफर के इंतजार में थे। ये शख्स अपनी पोती के साथ धीरे धीरे चल रहे थे, बुजुर्ग और बच्चे जो मारे जाने से बचे रहे। मैंने खान यूनिस से इसके पिता को टुकड़ों में इकट्ठा किया था। ऊपर वाले का शुक्र है, मैं खुशी से रो रहा हूँ। मैं बस अपनी सरजमी पर जाना चाहता हूँ, भले वहाँ मिट्टी खानी पड़े। जंग के दौरान उत्तरी गजा से 5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे। लौट रहे लोगों में से कुछ डरे हुए हैं कि घर कैसा दिखाई देगा। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ याद नहीं। मैं अपनी भावनाएं बता नहीं सकती। हमें वहाँ भी यहाँ जैसी तबाही ही नजर आएगी। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम वीरान इलाकों से उसी खालीपन की तरफ जा रहे हैं। कई लोग ऐसे घरों में लौटे। सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चलता है कि गजा के 3/4 हिस्से की इमारतें या तो पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा है। यहाँ हैं जले हुए मकान, लूटी जा चुकी दुकानें और मलबे के नीचे दबे रिश्तेदार। हमास ने कहा है कि वो इन लोगों के लिए 1,30,000 इमरजेंसी टेंट्स तैयार करेगा। गजा के विस्थापित लोग घर लौटने के बावजूद बेघर हैं। जिस सड़क पर कभी सेना की चौकियां थीं, वहां आज लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। इस्राएली सैनिक हट गए हैं और फिर से जाने पहचाने चेहरे नजर आ रहे हैं। संघर्ष विराम का असर दिखने लगा है, लेकिन इसे स्थायी युद्ध विराम में बदलने और गजा के भविष्य पर बातचीत अब तक शुरू नहीं हुई। गजा के लोगों के लिए घर को जाती सड़क तो खुली है, पर आगे का रास्ता साफ नहीं है। बीबीसी संवाददाता लूसी विलियमसन की रिपोर्ट। और अगर आपकी जिंदगी से इंटरनेट को हटा दिया जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? शायद परेशान और हैरान ना। ऐसा ही कुछ महसूस करते हैं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के युवा, जिन्हें आए दिन स्लो इंटरनेट और बार बार इंटरनेट पर रोक झेलनी पड़ती है। पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री से अरबों डॉलर की कमाई होती है, लेकिन इंटरनेट ठीक से ना चलने की वजह से भारी नुकसान भी होता है, जबकि इसी आईटी इंडस्ट्री में वहां के सबसे ज्यादा युवा काम करते हैं। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि सुरक्षा कारणों से इंटरनेट पर कंट्रोल जरूरी है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार राजनीतिक मतभेदों को दबाने के लिए ऐसा कर रही है। देखिए बीबीसी संवाददाता आलिया नाज की और फुरकान इलाही की रिपोर्ट। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो बार बार इंटरनेट स्लो होना, बंद होना भी एक रूटीन सा बन गया है।
आईटी इंडस्ट्री में नौजवान ही सबसे ज्यादा काम करते हैं, तो हमने सोचा कि सबसे पहले तो इन्हीं नौजवानों से पूछा जाए कि इंटरनेट की बंदिश या स्लो स्पीड से उनको किन मसाइल का सामना है। तो डाटा अपलोड, डाटा डाउनलोड, टीम के साथ डाटा शेयर करना, क्लाइंट के साथ डाटा शेयर करना, जो काम हमारा कुछ मिनटों में हो जाता था अब उसमें घंटे लग जाते हैं। इंटरनेट नहीं आता तो वर्क फ्रॉम होम आपका डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है। व्हाट्सएप के ऊपर जो वीडियोस हैं, मैसेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, अगर आपने सेंड करनी है तो वो सेंड नहीं होती। जो वीपीएन था उससे भी कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी किसी किस्म की आई थिंक ब्लॉकेज लगाई हुई थी। ऐसे कई कारोबार, बिजनेसेस हैं जो सफर कर रहे हैं। जब से इंटरनेट इश्यूज स्टार्ट हुए हैं उसके बाद से हमारी होप्स जो है और वो रेजिलियंस जो है ना वो कहीं ना कहीं एक डार्क एरा में जाती जा रही है और हमें लग रहा है कि शायद अब चीजें बेहतर नहीं होंगी और ये राइट टाइम है कि शायद ना चाहते हुए भी हमें पाकिस्तान से मूव करना पड़ेगा। और ये कहानी सिर्फ फिजा खान और उन जैसे एंटरप्रेन्योर्स की ही नहीं है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने हाल ही में खबरदार किया है कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से अपने दफातर दूसरे ममालिक मुंतकिल करने का सोच रही हैं, जबकि कई ऐसा कर भी चुकी हैं। दूसरी तरफ दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी और जून 2024 के दरमियान तकरीबन 4000 पाकिस्तानी कंपनीज दुबई में रजिस्टर हुई। ये तादाद 2023 के मुकाबले में 17% ज्यादा है। क्योंकि बात दरअसल ये है कि इंटरनेट के मसाइल, इसका स्लो हो जाना, बंद हो जाना ऑलमोस्ट तमाम सेक्टर्स को इम्पैक्ट कर रहा है। शहजाद अहमद कुरैशी मोबाइल गेम्स और एप्स डेवलप करने वाली एक बड़ी कंपनी ऊजी ग्रुप के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। एक ऐसी कंपनी जो इंटरनेट की बंदिश या स्लो स्पीड अफोर्ड ही नहीं कर सकती। हम लोगों का काम काफी सफर कर रहा है। जो काम 1-1.5 घंटे में हो सकता है उस पे 3-3, 4-4 घंटे लग रहे हैं। पहले आईटी सेक्टर के बारे में कुछ फिगर्स पर नजर डालते हैं ताकि इसके स्केल का थोड़ा अंदाजा हो जाए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री में 5 से 6 लाख अफराद काम करते हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन या पाशा के मुताबिक इस वक्त आईटी की सन्नत $3 अरब की एक्सपोर्ट्स करती है और इसमें सालाना 40% की रेट से इजाफा हो रहा है और ये इंडस्ट्री अगले 5 साल में $15 अरब की सन्नत बनने की सलाहियत रखती है। पाशा का ये भी कहना है कि वीपीएन्स पर रुकावट $1 बिलियन तक का नुकसान कर सकती है। और वीपीएन के इश्यूज की वजह से हमारी इंडस्ट्री इस वक्त बहुत बड़े मसाइल से गुजर रही है। पाकिस्तान की आईटी कंपनीज को ना सिर्फ डेली बेसिस पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के नुकसान हो रहे हैं, बल्कि हमारे क्लाइंट्स छोड़ के दूसरे ममालिक में जा रहे हैं। हम एक बना बनाया बिजनेस, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम दूसरे ममालिक, दूसरी हमारे पड़ोसी ममालिक वो बिजनेस हमसे उठा के ले जाए। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार के लिहाज से 111 ममालिक में पाकिस्तान 97वें नंबर पर है और ब्रॉडबैंड स्पीड में 158 ममालिक में 139वें नंबर पर। यानी जिन ममालिक में इंटरनेट स्पीड बहुत कम है, पाकिस्तान उन 12% ममालिक में शामिल है। अब वजीर आजम का ये बयान देखें। उन्होंने गुज़श्ता दिनों अपनी एक तकरीर में कहा था कि उनका टारगेट सिंपल है और वो ये है कि अगले 5 साल में पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स को $25 अरब तक पहुंचाना है। आपका मुल्क उन 12% ममालिक में शामिल है जहां इंटरनेट स्पीड इंतहाई स्लो है। ऐसे में वजीर आजम या पाकिस्तान की हुकूमत आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात करे तो लोगों को ताज्जुब तो होगा। अक्सर नेशनल सिक्योरिटी की बात की जाती है कि इसी वजह से इंटरनेट को कंट्रोल करना पड़ता है, बंदिशें लगानी पड़ती हैं। क्या वाकई मसला यही है? मैंने ये सवाल इंटरनेट फ्रीडम और डिजिटल राइट्स पर बात करने वाले इदारे बोलो भी की को फाउंडर फरीहा अजीज से पूछा। देखिए, अगर सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी कोई भी चीज होती है उसको क्वालिफाई करना जरूरी है। ब्लैंकेट स्टेटमेंट के तौर पे ये कह देना कि ये मसला है, लेकिन क्या मसला है, आप क्या हल निकाल रहे हैं, जब ये होता है इसके डॉक्यूमेंटेड इम्पैक्ट है कि कितने पर डे लॉस कितना होता है। पाकिस्तान के हवाले से भी ये नंबर्स शाया किए गए हैं। वही जो माइंडसेट है कि कंटेनर रख दो, चेक पोस्ट बना दो, निगरानी करो, जिस तरह ऑफलाइन होता है वही चीज हम देख रहे हैं कि अब ऑनलाइन भी हो रहा है। पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर शिजा फातिमा ने पार्लियामेंट में इस बारे में हुकूमत के मौक़िफ़ को वाज़ेह किया। नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज नहीं है। एंड विद द ट्रांजिशन ऑफ पैराडाइम्स, वेदर इट्स इकोनॉमिक पैराडाइम और सिक्योरिटी पैराडाइम, जैसे जैसे ये सिक्योरिटी पैराडाइम टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होगा, हमें साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है। सर, इस मुल्क की दुश्मन ममालिक डिजिटल अटैक्स करते हैं, हमने उसके अगेंस्ट डिफेंस खड़ी करनी है। इंश्योरिंग कि हमारा सिटीजन सिक्योर हो, हमारी वल्नरेबल कम्युनिटी सिक्योर हो। यहाँ पे रिलीजियस बेसिस के ऊपर इश्यूज होते हैं, यहाँ पे
सोशल कंटेंट कुछ ऐसा है जो पीटीए ब्लॉक करती है। हमारी भरपूर कोशिश है कि हम वो ऑप्टिमल बैलेंस क्रिएट करें। पाकिस्तान में आईटी की इंडस्ट्री में नौजवानों की अक्सरियत काम कर रही है जो अपनी सलाहियतों और इनोवेशन से इस सनत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे वो कीमती चीज मिलती है जिसकी मुल्क को अशद जरूरत है, यानी फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर्स, जिसके लिए पाकिस्तान को हर वक्त आईएमएफ के सामने हाथ फैलाना पड़ता है और उसकी सख्त शराइत माननी पड़ती हैं। इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट इंटरनेट एक्सेस और स्पीड पर बार बार लगने वाली पाबंदियां हैं। पाकिस्तानी हुकूमत बार बार नेशनल सिक्योरिटी का जिक्र करती है, लेकिन दूसरी हुकूमतें भी तो सिक्योरिटी और इंटरनेट एक्सेस और स्पीड में बैलेंस स्ट्राइक कर रही हैं, तो पाकिस्तानी हुकूमत इसमें नाकाम क्यों हो रही है? शायद हल ये है कि सिक्योरिटी के मसाइल का बोझ उनको उठाना चाहिए जिनकी ये जिम्मेदारी है, न कि आईटी इंडस्ट्री को। और अब बात अफगानिस्तान की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आने वाले वक्त में अफगानिस्तान को तभी मदद दी जाएगी जब वो अमेरिकी सेना के साजो सामान को लौटाएगा। अंदाजा है जब साल 2021 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़कर लौटी थी, तब उसने करीब $1 अरब की मशीनें और हथियार वही छोड़ दिए थे। इनमें से कुछ चीजें काबुल में सेकेंड हैंड चीजों के बाजार में बिक रही हैं और इन्हें खरीदने वाले ज्यादातर ग्राहक हैं तालिबान के सैनिक। देखिए बीबीसी संवाददाता कावून खामोश की रिपोर्ट। ये पुराने साजो सामान का एक बाजार है। यहाँ बंदूक की नली से लेकर कई दूसरे हिस्से और सेना की हर तरह की वर्दी मिलती है। काबुल के इस मिलिट्री थ्रिफ्ट बाजार में आपका स्वागत है। अकरमा कम कीमत में सामान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो अपनी अमेरिकी राइफल के लिए दूसरा स्कोप खरीद रहे हैं। वो अपनी यूनिट के साथ हर महीने यहाँ आते हैं। हमें अमेरिका की छोड़ी चीजों की जरूरत नहीं है। मगर आपकी बंदूक तो अमेरिकी है। ये अमेरिकी है, लेकिन अब ये मेरे हाथ में है। अमेरिकी अब इसे इस्तेमाल नहीं करते, अब हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। ये बाजार टूरिस्ट स्पॉट था। पहले यहाँ विदेशी आते थे, अब तालिबान सैनिक आते हैं। आपको इस छोटी सी दुकान में सब कुछ मिल सकता है। पुराने अमेरिकी सैनिक के जूतों से लेकर कई बेहद खतरनाक चीजें भी। और इन दिनों तालिबान सैनिकों के बीच बंदूक रखने के इन स्टाइलिश चमकदार होल्स्टर्स की ज्यादा मांग है। ये बाजार 40 साल पहले अफगानिस्तान पर सोवियत हमले के दौरान शुरू हुआ था। इसका नाम सोवियत नेता के नाम पर ब्रेजनेव बाजार रखा गया था। उसके बाद से इसका नाम 4 बार बदला जा चुका है, मगर अब इसे अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश के नाम पर बुश बाजार कहा जाता है। मैं हमेशा से महिलाओं के लिए बुटीक शुरू करना चाहता था, मगर हमारे देश में हमेशा युद्ध होता रहा है। मेरे जन्म से पहले भी यहाँ युद्ध हो रहा था। अमेरिकी सेना साल 2021 में अफगानिस्तान से वापस लौट गई थी। ये अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक और सबसे महंगे युद्धों में से एक था। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में करीब $7 अरब के सामान छोड़ गई, जिसमें से ज्यादातर अब तालिबान के हाथों में है। उसमें से कुछ सामान अब यहाँ बेचा जा रहा है। मिलिट्री बेस में ऐसे हेलमेट्स बड़ी संख्या में पड़े हैं। ये सभी हेलमेट्स US और UK साइज के हैं। ये तालिबान लड़ाकों को फिट नहीं होते। वो इन्हें यहाँ लाते हैं और हम उन्हें छोटा करने के लिए बदलाव लाते हैं। हमें गन रिपेयर शॉप्स के वीडियो बनाने की इजाजत नहीं दी गई। तालिबान पूरे देश की तरह इस छोटे से बाजार को भी कंट्रोल करता है। बीबीसी संवाददाता कावून खामोश की रिपोर्ट। और लंदन के लैंकास्टर हाउस में गूंजा ये संगीत। खास बात, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कचरे में मिले सामान से बने हैं। पैराग्वे के एक लैंडफिल से मिले बेकार सामान को जोड़कर इन युवाओं ने एक ऑर्केस्ट्रा तैयार किया और इसमें शामिल युवा भी समाज के कमजोर वर्ग से आते हैं। और आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका।